तो बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। पिछले वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का स्टार्टिंग का पार्ट कवर अप कर लिया था, जिसमें हमने पॉलन ग्रेन्स तक, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, फ्लावर के पार्ट क्या होते हैं, ये सब हमने पढ़ा था इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, है ना। आज हम इस क्लास को पॉलन ग्रेन से ही आगे कंटिन्यू करते हैं और हेडिंग है हमारी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स, यानी पॉलन ग्रेन्स का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो बच्चों पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं ये हमारे लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट, है ना। इनमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट पाया जाता है, तो इसलिए इनको एज ए फूड हम यूज़ कर सकते हैं, फूड सप्लीमेंट की तौर पे, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स की टैबलेट्स बनाई जाती हैं, बहुत सारे सिरप आते हैं, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में इनको यूज़ किया जाता है। इनके फूड सप्लीमेंट बनते हैं और फूड सप्लीमेंट को लोग खाते हैं, जिसकी वजह से इट इज़ क्लेम टू इम्प्रूव दैट परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्सेस, यानी ऐसा माना जाता है कि भैया इससे एथलीट की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, क्योंकि इनमें न्यूट्रिएंट है और जो व्यक्ति न्यूट्रिएंट खाएगा उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो इससे उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं बेटा। एक टॉपिक आता है पॉलन की वायबिलिटी, है ना। एक टॉपिक क्या होता है? वायबिलिटी। वायबिलिटी क्या होती है? यानी द एबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू जर्मिनेट, है ना। कोई भी पॉलन ग्रेन जब प्लांट से जाके गिरता है किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर, तो कितनी देर तक वो एक्टिव रहता है, यानी कितनी देर तक वो उस पर एक्टिव रहेगा और जर्मिनेट होके पॉलन ट्यूब बनाएगा। इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? वायबिलिटी। तो ऐसा माना जाता है कि जो पॉलन ग्रेन्स है दे हैव टू लैंड ऑन स्टिग्मा बिफोर दे लूज वायबिलिटी इफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन। मान लो किसी पॉलन ग्रेन्स को फर्टिलाइजेशन करना है, तो उसके वायबिलिटी लूज होने से पहले पहले उसको स्टिग्मा पे पहुंचना होता है। मान लो पॉलन ग्रेन उड़ा एंथर से और वो उड़ के कहीं पहुंच गया मिट्टी में, वो सीधा स्टिग्मा पे नहीं पहुंचा, पता चला उसकी वायबिलिटी पीरियड यानी वो फर्टिलाइजेशन करने की जो एबिलिटी है वो 10 मिनट है या 30 मिनट है, और वो 30 मिनट तक मिट्टी में ही पड़ा रहा, तो वो खराब हो गया, उसकी वायबिलिटी लूज। अब वो हवा से फिर से उड़ के अगर स्टिग्मा पे जाएगा तो वो पॉलन ट्यूब नहीं बना पाएगा, ना फर्टिलाइजेशन कर पाएगा। तो वायबिलिटी खत्म होने से पहले पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पे पहुंचना होता है, ठीक है। तो अब हम सवाल आता है दिमाग में कि सर वायबिलिटी कितनी देर तक होती है किसी पॉलन ग्रेन की? तो एनसीईआरटी में ना 2 एग्जाम्पल दिए हैं आपको। एक तो दिया है कि जो पॉलन ग्रेन्स की वायबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर और ह्यूमिडिटी पर, लेकिन सीरियल्स की जो पॉलन वायबिलिटी है वो लगभग 20 मिनट होती है। एनसीईआरटी में क्या एग्जाम्पल दिया बेटा? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी उसमें दिया है कि जो आपका राइस और वीट होते हैं बेटा, राइस एंड वीट, इनकी जो पॉलन वायबिलिटी है वो लगभग 30 मिनट की होती है ना। इसके अलावा रोजेसी फैमिली है, लेग्यूमिनेसी है, इनकी कुछ मंथ तक पॉलन वायबिलिटी हो सकती है, मतलब इनके पॉलन ग्रेन्स इतने टाइम तक एक्टिव रह सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या सर पॉलन ग्रेन से और कोई लॉस होता है क्या? लॉस भी हो सकता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। पॉलन ग्रेन से बेटा लॉस क्या होता है ये समझो। देखिए पॉलन ग्रेन्स ना, पॉलन ग्रेन्स के ऊपर आपने पढ़ा था कि सर इनके ऊपर एक्जाइन की लेयर होती है ना, ये एक्जाइन की लेयर होती है, और ये जो एक्जाइन की लेयर होती है ये काफ़ी हार्ड होती है। मान लो अगर कोई व्यक्ति पॉलन ग्रेन्स को, जैसे फूल सूंघने की आदत होती है लोगों को, मान लो कोई व्यक्ति फूल सूंघ लेता है ना, तो क्या होगा? उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स चले जाएंगे और ये पॉलन ग्रेन्स अंदर जाके बेटा क्या करेंगे? यही पॉलन ग्रेन्स आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं। क्या करते हैं? पॉलन ग्रेन से लॉस ये है कि इनसे हमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, और ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं? जैसे किसी को अस्थमा हो सकता है ना, या इससे हमें ब्रोंकाइटिस हो सकती है। क्यों हो जाती है सर ये अस्थमा या ब्रोंकाइटिस? यानी आपकी जो श्वास की नली है, जो ट्रैकिया विंड पाइप है, उसमें सूजन आ जाती है। क्यों आ जाती है? कोई बताएगा मुझे? बेटा कोई बता दो, अगर पता हो तो। कैसे बताएंगे, है ना। तो इसका आंसर ये है कि सर जब हम इसको इनहेल करते हैं तो ये जो एक्जाइन है ये हमारी रेस्पिरेटरी ट्यूब से जाके टकराती है तो उनकी वॉल्स में क्या हो जाता है? हमारी रेस्पिरेटरी की वॉल्स में क्या आती है? स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आता है, और इन्फ्लेमेशन से ही हमें ये बीमारियां हो रही हैं, ठीक है। तो इनका एक लॉस भी है। तो इसका एक उदाहरण दिया गया है एनसीईआरटी में भी, इसका एग्जाम्पल है बेटा आपका एक कैरेट ग्रास होती है, कैरेट ग्रास का नाम होता है पार्थीनियम, ठीक है बेटा।
पार्थीनियम नाम की ये जो कैरेट ग्रास है, ये वीट के थ्रू हमारे खेतों में आ गई। अमेरिका से हम वीट मंगाते थे, वहाँ से ये आ गया। ये एक वीड है, ये वीड है, अनवांटेड प्लांट है, खेतों में ग्रो हो जाता है। इसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं बेटा, इसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जब हमारे किसान भाई लोग इन पॉलन ग्रेन्स को नेल करते हैं खेतों में काम करते समय, तो ये लगातार इनके एक्सपोजर से, लगातार इनके अंदर जाने से लोगों में अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी होने की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है सर, क्या पॉलन ग्रेन्स को कहीं हम स्टोर कर सकते हैं? क्या हम किसी पॉलन ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं भाई? बताओ जल्दी से। हैं? हाँ सर कर सकते हैं ना, बताओ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं पॉलन ग्रेन्स को? तो इसके लिए बेटा एक आपके ना मेथड होता है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या होता है? क्रायो प्रिजर्वेशन। तो क्रायो प्रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसको भी कॉपी पे जरूर लिख लेना और अपने नोट्स में इसको ऐड कर लेना। क्रायो प्रिजर्वेशन है ना, पॉलन ग्रेन्स की वाइबिलिटी को मेंटेन किया जाता है इससे, है ना। टू मेंटेन द, इसको हम लिखेंगे कैसे? टू मेंटेन द पॉलन वाइबिलिटी, है ना। वाइबिलिटी को मेंटेन करना है तो क्या करेंगे? टू मेंटेन द पॉलन वाइबिलिटी, पॉलन ग्रेन्स put into the -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन, -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है, हम क्या करें इसको बेटा, लिक्विड नाइट्रोजन में अगर रख दें कितने टेम्परेचर पर? -196 डिग्री सेल्सियस पर, तो जो पॉलन ग्रेन्स है वो अपनी वाइबिलिटी लूज नहीं करेगा, जो उसकी वाइबिलिटी है वही बनी रहेगी। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो पॉलन ग्रेन्स का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था वो कंप्लीट है। दूसरा टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बेटा, इसे हम बोलते हैं क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये क्यों भाग रहा है भाई? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम क्या है बेटा? यहाँ पे पिस्टिल है, मेगास्पोरेंजियम है या एम्ब्रियोसेक है, ये सब क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को मैंने तुम्हें बताया था गाइनोसियम कहते हैं हम, और गाइनोसियम की जो यूनिट होती है उसे हम क्या कहते हैं? पिस्टिल या कार्पल कहते हैं। ठीक है, पिस्टिल या कार्पल कहते हैं। तो गाइनोसियम क्या है हमारा? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। और इस गाइनोसियम में अगर एक पिस्टिल है तो ऐसे फ्लावर को, मान लो कोई फ्लावर है उसमें एक ही पिस्टिल है, मतलब एक ही गाइनोसियम है, तो इसे हम ऐसे फ्लावर को क्या कहते हैं? हम मोनोकार्पिलरी कहते हैं। अगर एक से ज़्यादा कार्पल्स हैं, एक से ज़्यादा पिस्टिल है ना, मोर देन वन पिस्टिल, तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं मल्टी कार्पिलरी। लेकिन अगर मल्टी कार्पिलरी है तो दो कंडीशन हो सकती है बेटा। दो कंडीशन क्या हो सकती है? हो सकता है कि वो पिस्टिल आपस में फ्यूज्ड हो, सारी चिपकी हुई हो, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलेंगे? सिनकार्पस। या फिर हो सकता है कि वो सारे पिस्टिल्स एक दूसरे से अलग अलग हों, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। ये कुछ टर्म्स है एनसीईआरटी में जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो हमें पता है। और ये भी पता है आप लोगों को कि जो पिस्टिल होती है बेटा, उस पिस्टिल के तीन पार्ट होते हैं, पिस्टिल या कार्पल, है ना। एक पार्ट होता है स्टिग्मा जिसमें पॉलन ग्रेन आके लैंड करता है, एक होता है स्टाइल, और बेटा एक होता है ओवरी, है ना। ये तीन पार्ट इसके होते हैं किसी कार्पल या पिस्टिल के। चलिए नेक्स्ट आगे है, इसमें इंपॉर्टेंट जो बोर्ड के हिसाब से है वो है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन आ जाता है कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल को ड्रॉ करिए। तो ये ड्रॉ करने के लिए आपको ना सीखना पड़ेगा इसको थोड़ा सा। कैसे ड्रॉ करते हैं? देखो, ये जो आउटलाइन में बना रहा हूँ, आप इसको इमेजिन करो, क्या ये एक क्वेश्चन मार्क जैसा है? बिल्कुल ऐसे ही है ना, क्वेश्चन मार्क जैसा है बिल्कुल। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन मार्क में मैंने क्या किया? एक ऐसे लाइन इधर से खींच दी और एक लाइन मैंने इधर से खींच दी। ठीक है, और इसको यहाँ से घुमा के थोड़ा यहाँ पे ऐसे बना दिया, बस। इसके बाद कुछ नहीं है, बन गया आपका डायग्राम। ये यहाँ से इसको पूरा बना दो और इसके अंदर भी एक गोला बना दो ऐसे। ठीक है, ये हो गया आपका। इस लाइन को यहाँ से इसमें जोड़ दो। ठीक है, इसमें इस लाइन को इसमें जोड़ दो। ये बन गया इसका ओव्यूल का स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर के पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, इसका ये वाला जो पोल है, ये जो ऊपर का पार्ट है, इसे हम चलेजा कहते हैं। और इसमें ये वाला जो हिस्सा है बेटा, ये वाला, इस वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक है, इस वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल अभी बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, ये जो लेयर्स हैं बाहर, इन बाहर की लेयर्स को हम क्या कहते हैं? इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। जैसे सबसे बाहर की लेयर है ये वाली, ठीक है, एक ये वाली है, सबसे बाहर की लेयर है, तो इसे हम कहेंगे आउटर इंटेग्यूमेंट। फिर इसके बाद है ये वाली, ये इनर इंटेग्यूमेंट हो गई। ठीक है, तो ये आउटर और इनर दो इंटेग्यूमेंट होते हैं, दो लेयर बना ली हमने। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसमें ये वाला,
ये वाला जो पार्ट होता है बेटा, इसको आप कहते हो क्या, एम्ब्रियो सैक। इसको आप कहते हो एम्ब्रियो सैक, ठीक है। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर ही सारा मामला है, बट वो बाद में समझाता हूँ। एक चीज और समझो कि जैसे ये पॉलन, ये जो पूरा ओव्यूल है, ये ऐसे जाके कहाँ पे अटैच हो रहा है, ये यहाँ पे अटैच हो रहा है इस वाले हिस्से से। जहाँ ये अटैच होता है इस हिस्से को बेटा कहते हैं हम प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा है, ठीक है। कौन सा हिस्सा अटैच हो रहा है, ये वाला, तो इस हिस्से को कहते हैं बेटा हम फनिकल। इसको हम क्या कहते हैं, फनिकल। कहाँ पर, इस पूरे ओव्यूल का अगर हम फनिकल और ओव्यूल का जॉइंट देखें तो ये वाला एक जॉइंट बन रहा है, यानी ये यहाँ पे ऐसे जॉइंट है, तो ये जॉइंट बन रहा है एक तरीके से अगर देखें यहाँ पे तो इस जॉइंट को बेटा हम क्या कहते हैं, इस जॉइंट को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई, हाइलम, ठीक है। कहाँ गया, ये रहा, ये रहा हाइलम। इस जॉइंट को हम कहते हैं हाइलम। हाइलम क्या है, फनिकल और ओव्यूल का एक कनेक्टिंग लिंक है, इसे हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखो दो सेल होती हैं, ये वाली, इन दो सेल को कहते हैं सिनर्जिड सेल। ये सिनर्जिड सेल हो गई साहब। इसके ऊपर एक ये बड़ी सी सेल होती है, ठीक है, इसे हम कहते हैं एग सेल। एग सेल हो गई। तो ये 3 सेल का पूरा एक सिस्टम बनता है, इसे हम एग एपरेटस भी कहते हैं, ठीक है। बीच में ये 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, इन्हें हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कह सकते हैं। ये पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ऊपर ये चलेजा की साइड ये 3 सेल यहाँ पे होती हैं। इन तीनों सेल का नाम होता है बेटा एंटीपोडल सेल। इस डायग्राम को बनाना, ड्रॉ करना आपको सीखना पड़ेगा, और ये कभी कभी 3 नंबर में डायग्राम बनाने को ही आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो बना लोगे, मुझे उम्मीद है आसानी से बना लोगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस आती है बेटा, इसको कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, और ये हमने उसमें भी पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो नाम से ही पता चल रहा है, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन। जिसके भी पीछे जेनेसिस वर्ड लगा होता है बेटा, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, मेगा स्पोर का, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर from मेगास्पोर मदर सेल, फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। इसी को हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये मेगास्पोरोजेनेसिस हो गई। अब ये मेगास्पोर बनेगा कैसे, इसको ध्यान से समझ लो। जैसे मान लो अभी मैंने तुम्हें बताया कि ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, ठीक है। मान लो ये ओव्यूल है, ठीक, ये ओव्यूल है। अगर मैं कुछ देर के लिए आपसे कहूं कि बेटा इस ओव्यूल के अंदर आप इसको भूल जाओ, किसको, इस ओव्यूल, इस एम्ब्रियो सैक को, तो बताओ क्या होगा। तो तुम कहोगे कि सर इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो मैं कहूँगा नहीं बेटा, इसके अंदर ना ये सेल्स होती हैं, और इन सेल्स का नाम होता है बेटा न्यूसेलस। इन सेल्स का नाम क्या होता है, न्यूसेलस, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ टिश्यू सेल्स हैं, और इन टिश्यूज को पूरे को हम न्यूसेलस कह देते हैं, ठीक है। अब इन्हीं न्यूसेलस में से, ध्यान से सुनना, ये मेगास्पोर बनेगा कैसे। इन्हीं न्यूसेलस में से कोई एक सेल, मान लो ये वाली सेल, ठीक है, ये बड़ी हो गई थोड़ी सी। हमने कहा कितनी बड़ी हो गई, मैंने कहा बेटा और बड़ी हो गई यही सेल। कि अच्छा कि सर ये सेल बड़ी क्यों होती जा रही है, क्योंकि ये मम्मी बन रही है सबकी, है ना, बड़ी होती जा रही है। तो इसको हम बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। यही मेगास्पोर मदर सेल है बेटा। ये सेल इनलार्ज हो गई, कोई इनमें से कोई एक सेल, है ना, इन न्यूसेलस में से कोई एक सेल इनलार्ज हो गई, और इनलार्ज सेल को बोल देते हैं हम मेगास्पोर मदर सेल। अब क्या होगा, ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगी भाई, क्या करेगी बताओ। ये करेगी कि इसको हम यहाँ पे ऐसे समझते हैं कि ये मेगास्पोर मदर सेल है। सपोज मैं थोड़ा यहाँ, ये सेल है, बड़ी हो गई, इसके अंदर क्या होगा, डिवीजन होगा, और डिवीजन कौन सा होगा पता है, मियोसिस। मियोसिस डिवीजन होगा बेटा, और मियोसिस से क्या होगा, इससे 4 सेल बनेंगी। कितनी सेल बनेंगी, 4, और इसको बोलते हैं हम मेगास्पोर टेट्राड, ठीक है, मेगास्पोर टेट्राड। अब इस मेगास्पोर टेट्राड में से क्या होता है बेटा, ये 3 सेल डीजनरेट हो जाएंगी, और एक सेल बड़ी हो जाएगी, यानी एक सेल बड़ी हो जाएगी, और 3 सेल ये धीरे धीरे क्या होंगी, डीजनरेट हो जाएंगी। बड़े बहुत ईजी है। न्यूसेलस में से कोई एक सेल इनलार्ज हुई, मेगास्पोर मदर सेल बन गई। ये मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड कर रही है भाई मियोसिस, और मियोसिस से इससे कितनी सेल बनी, 4। 4 में से कोई 3 सेल डीजनरेट हो गई, ये खत्म हो जाएंगी, और एक सेल बचेगी। ये जो एक सेल बची बेटा, इस एक सेल को हम बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर।
ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल मेगा स्पोर। ये फंक्शनल मेगा स्पोर कितनी में से एक बनाए, 4 में से कोई एक फंक्शनल रहा, 3 खत्म हो गई, तो इसको बोलते हैं बेटा, इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मतलब द डेवलपमेंट ऑफ 1 मेगास्पोर आउट ऑफ द मेगास्पोर टेट्राड इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब यही जो 1 मेगास्पोर है प्यारे बच्चों, यही 1 मेगास्पोर बड़ा होता चला जाएगा और फिर इसका ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, सेल डिवाइड नहीं करेगी, अब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा डिवाइड बाई माइटोसिस। किससे डिवाइड करेगा, ये माइटोसिस से। ठीक है, और माइटोसिस में आपको पता है कि कोई सेल डिवाइड माइटोसिस करती है तो उससे 1 से 2 बनते हैं, तो पहले 2 न्यूक्लियस बनेंगे, फिर माइटोसिस होगी तो इससे कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 4। ठीक है, 4 न्यूक्लियस बन गए भाई। फिर माइटोसिस होगी तो 4 से कितने बन जाएंगे बताओ, 8। ठीक है, 4 से 8 बन जाएंगे, 4 से 8 बन गए। और 4 से जब 8 बन जाते हैं तो देखो होता क्या है, 3 ऊपर चले जाते हैं, 3 नीचे, 2 बीच में रह जाते हैं। ठीक है, 8 है ये न्यूक्लियस, लेकिन 3 ऊपर 3 नीचे और 2 कहाँ रह गए, सेंटर में। अब ये जो 2 सेंटर में रह जाते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, इन्हीं को बोलते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, और जो नीचे की तरफ आ गई उनमें से 2 सेल बन जाएंगी सिनर्जिड सेल, और एक सेल ये वाली बन जाएगी क्या, एग सेल। ये वाली क्या बन जाएगी, एग सेल। ठीक है, एग सेल को रेड से बनाते हैं, ये बड़ी सी सेल बनती है, ये एग सेल बन गई। और ऊपर क्या बन जाती हैं, वही ऊपर वाली सेल से बन जाती हैं 3 एंटीपोडल सेल, और ये 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो इनको बोलेंगे हम 3 एंटीपोडल सेल है जो चले जाके साइड बन गई। ठीक है, इसको बोलते हैं हम 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई बन गए। और ये बना आपका एग एपरेटस, इसमें एग सेल है, ये एग सेल है बेटा, और ये 2 सिनर्जिड सेल हैं। अब इस पूरी कहानी में आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको ये दिख रहा है कि सर ये जो पूरी स्थिति है इसको हम बोल सकते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज। ठीक है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज भी है ये। तो यहाँ मेगास्पोर के साथ साथ बेटा एक और क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, और इस क्वेश्चन का नाम क्या है कि बेटा एक्सप्लेन हाउ द 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज डेवलप इन फीमेल मेगास्पोर जेनेसिस। ठीक है, इसमें आप ये किस तरीके से स्टेट डेवलप हुई तो समझ में आ गया। सब एक बार ध्यान से देख लेना। सबसे पहले हमने देखा कि जो ओव्यूल होता है इसके अंदर न्यूसेलस सेल्स होती हैं, न्यूसेलस सेल्स में से कोई एक सेल इनलार्ज हो जाती है और वो मियोसिस करती है, 4 सेल बनाती है, 4 में से 3 मर जाती हैं, 1 बचती है। जो 1 बचती है इसकी वजह से हम इस प्रोसेस को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी कहते हैं। फिर जो 1 सेल है उसे फंक्शनल मेगास्पोर कह रहे हैं, उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है बाई माइटोसिस कंटिन्यूअस करता है, वो सक्सेसिव डिवीजन चलता है। तो पहले 2 न्यूक्लियस बने, फिर 4 बने, फिर 4 से 8 बने। अब 8 बनने के बाद ये प्रोसेस यहाँ रुक जाती है। 8 में से 3 ऊपर के पोल पर चले जाते हैं एंटीपोडल, 3 माइक्रोपाइल की साइड, 2 बीच में रह जाते हैं। जो 2 बीच में रह जाते हैं उनको 2 पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। जो ऊपर होते हैं उन्हें एंटीपोडल, जो नीचे है उनमें से एक न्यूक्लियर, एक एग सेल है, 2 सिनर्जी सेल है। उसी स्टेज को बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, बाकी पार्ट उसमें कवर अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बेटा इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।